ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में जो सिविल हाइड्रोलिक्स का हमारा चल रहा है उसमें मैं आप लोगों को द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स फ्लो या फिर वर्टेक्स मोशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। नाउ मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ने पहले मेरी वीडियो को देखा नहीं है तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाके देखिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल जेनिक जे स्टडी को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एई जेई और एसएससी जेई के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं सब इसी पर फोकस्ड होते हैं। ओके, और जो भी मैं पढ़ाता हूं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके क्या होंगे पूछे जाते हैं और उससे ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा इधर उधर ट्रेवल करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स मोशन ऑफ द फ्लूइड्स। ठीक है, वर्टेक्स मोशन ऑफ द फ्लूइड जो है एसएससी जेई में पूछा जाता है, जो डायरेक्टली इसमें क्या होता है कि आपको वर्टेक्स फ्लो के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, कितने टाइप्स ऑफ वर्टेक्स फ्लो होते हैं फ्लूइड के लिए और उन डिफरेंट टाइप्स के लिए जो गवर्निंग इक्वेशंस होते हैं वो क्या होता है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को मेटा सेंटर के बारे में बताया था कि मेटा सेंटर क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ के कंडीशन के लिए कि अगर बॉडी स्टेबल होगी तो उसके लिए मेटा सेंटर पॉइंट कहां होना चाहिए, अनस्टेबल होगी तो मेटा सेंटर पॉइंट कहां होना चाहिए, न्यूट्रल पोजीशन क्या होती है और जो आपकी स्टेबिलिटी के लिए जो गवर्निंग इक्वेशन होता है वो भी क्या होता है, वो सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट है मैंने आप लोगों को उसमें पढ़ाया था। तो आज मैं उसी से रिलेटेड एक सिंपल सा सवाल पूछने वाला हूं और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, तो चलिए देखिए यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है। ओके, मेरे पास एक बॉडी है जो कि फ्लोटिंग कंडीशन पे है। ठीक है, मेरे पास एक बॉडी है जो कि फ्लोटिंग कंडीशन पर है और मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉडी पर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, इसका जो मेटा सेंटर है वो इसके ग्रेविटी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे ऊपर है। ठीक है, लेकिन जब मैं यहां पर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा तो ये बॉडी क्या होगी, अपने जो इनिशियल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके रेफरेंस में वो क्या होगी, ऑसिलेट होगी। ठीक है, ये ऑसिलेट होगी, ये क्या बॉडी क्या होगी, ऑसिलेट होगी। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे ये बताना है कि यहां पर जो ये इस बॉडी का ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं ये डायरेक्टली कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं इसको एज अ स्पेशल क्वेश्चन के सेशन में रखा हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग यहां पर जो ये बॉडी ऑसिलेट हो रही है, ठीक है, यहां पे जो बॉडी ऑसिलेट हो रही है उससे रिलेटेड आपको टाइम पीरियड की वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के बताना है। ठीक है, अगर आपको लिखने में दिक्कत है, अगर आपको कमेंट मतलब टाइप करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको डायरेक्टली वर्ड फॉर्म पर भी मुझे लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड में जब वर्टेक्स फ्लो मेरा खत्म हो जाएगा तो उस वीडियो के एंड में मैं आपको क्या करूंगा, इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको आंसर पता है तो 2 मिनट वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसे जरूर लिखें। ओके, चलिए नाउ चलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स फ्लो। देखिए, अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बात करूं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपने वर्लिंग के बारे में पढ़ा होगा, जहां पे आपने देखा होगा कि अगर मैं वॉश बेसिन को ओपन कर दूं तो वहां पे जो पानी होता है अपने आप वर्ल होके नीचे चला जाता है। ठीक है, समुद्र में क्या होता है कि अगर ड्यू टू अगर प्रेशर डिफरेंस होता है या डेंसिटी में कोई डिफरेंस क्रिएट होता है तो वहां पर भी क्या होते हैं, नेचुरल वर्ल्स प्रोड्यूस होते हैं। जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी में वर्लपूल वाला, तो वो जो वर्लपूल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया हुआ है एक्चुअली में फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक्चुअली में जो आपका वर्टेक्स मोशन होता है, अगर मैं वर्टेक्स मोशन को प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहूं, ठीक है, वर्टेक्स मोशन, अब यहां पे हम किसके वर्टेक्स मोशन की बात कर रहे हैं, यहां पर हम वर्टेक्स मोशन ऑफ फ्लूइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम वर्टेक्स मोशन ऑफ फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, द whirling mass of the fluid is known as the vortex
फ्लो और वर्टेक्स मोशन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। जो भी फ्लूइड का मास होता है, जब वो किसी वर्लिंग, क्या होता है, जो वर्ल होता है, वो किसी एक जगह पर जब वो रोटेट करने लग जाता है, तो वही जो क्या कहलाता है, वही जो मोशन कहलाता है हमारा, वही हमारा वर्टेक्स मोशन या वर्टेक्स फ्लो ऑफ फ्लूइड कहलाता है। मतलब सिंपल सा आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि वर्टेक्स मोशन कुछ नहीं होता है, वो वर्लिंग मास ऑफ दी फ्लूइड होता है। ठीक है, नाउ एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू में, एसएससी जेईई में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे दो टाइप्स में होते हैं। देखिए कैसे होता है, आपका जो वॉर्टेक्स मोशन होता है, आपका जो वॉर्टेक्स मोशन होता है, वो जनरली दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है। दो टाइप्स, जो वॉर्टेक्स मोशन होता है ये दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है फ्री वॉर्टेक्स मोशन, फ्री वॉर्टेक्स मोशन, ठीक है, और दूसरा होता है फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन, फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको क्या करूंगा, एक एक करके ये सारी चीजें बताऊंगा कि फ्री वॉर्टेक्स मोशन में और फोर्स वॉर्टेक्स मोशन में सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फ्री वॉर्टेक्स मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे लिख देता हूं फ्री वॉर्टेक्स मोशन, फ्री वॉर्टेक्स मोशन। ठीक है, चलिए फ्री वॉर्टेक्स मोशन के बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं। देखिए फ्री वॉर्टेक्स मोशन में क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि अगर फ्लूइड में फ्री वॉर्टेक्स मोशन हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली उसमें जो उसका मास हो रहा है वो वर्ल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर फ्लूइड की एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं फ्री वॉर्टेक्स मोशन ऑफ फ्लूइड की बात करता हूं तो वहां पे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं कि फ्लूइड का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व हो रहा है। ठीक है, ओके, सो मैं यहां लिख सकता हूं इन फ्री वॉर्टेक्स मोशन ऑफ द फ्लूइड, वॉर्टेक्स मोशन ऑफ द फ्लूइड फ्लो, the total angular momentum of fluid mass is conserved। ठीक है, बहुत ध्यान से यहां पे हमको ये ध्यान रखना है, जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है फ्लूइड फ्लो में, वो फ्री वॉर्टेक्स मोशन में ही होता है। ठीक है, यहां पर हम क्या मान के चलते हैं कि जब भी फ्री वॉर्टेक्स मोशन होता है फ्लूइड में, तो उस जो फ्लूइड का जो मास है वहां पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, कंजर्व हो जाता है। ठीक है, सो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। ठीक है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करता हूं तो वहां पे मैं एक रिलेशन लिख सकता हूं। वो रिलेशन क्या हो सकती है, वो रिलेशन होती है कि m इंटू वी इंटू आर, ये क्या होता है, मेरा कांस्टेंट होता है। बहुत ध्यान से समझेंगे कि जब भी एंगुलर मोमेंटम किसी भी फ्लूइड का या किसी भी ऑब्जेक्ट का कंजर्व होता है, तो वहां पे हम ये रिलेशन लिखते हैं कि m इंटू वी इंटू आर कांस्टेंट है। अब थोड़ा ध्यान से यहां पे समझने की कोशिश करिए कि कोई भी बॉडी का जो ये मास है m, ठीक है, m जो मास है, ठीक है, ये तो वैसे भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, मास का मतलब क्या होता है, मास मतलब द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज नोन एज इट्स मास। ठीक है, तो मास जो होता है, आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, ठीक है, मास हमेशा कंजर्व होता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक, सो यहां से मैं लिख सकता हूं m इंटू वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो वी आर को मैं क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट अपॉन मास लिख सकता हूं मैं, और क्योंकि मास भी एक कांस्टेंट है तो ये मिलके क्या बन जाएगा, ये एक नया कांस्टेंट कैपिटल सी में इसको मान सकता हूं। ठीक है, सो इस रिलेशन से मैं ये लिख सकता हूं कि वेलोसिटी इनटू रेडियस का जो यहां पर मल्टीप्लीकेशन है या जो फैक्टर है, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब मुझे एक और चीज पता है कि जो वेलोसिटी होती है एंगुलर मोशन से, मुझे पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू आर। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ जो एंगुलर जो पाथ है, ठीक है, उसका क्या होता है, वो रेडियस होता है। तो यहां पर v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू
कांस्टेंट, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सो यहां पर आपके पास दो रिलेशन निकल के आई। पहली रिलेशन ये आई है कि v इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दूसरी रिलेशन निकल के आई ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो रिलेशन है फ्रेंड्स, ये कई बार एसएससी जेई में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इन फ्री वर्टेक्स फ्लो ऑफ द फ्लूइड फॉलोइंग रिलेशनशिप क्या होता है, एग्जिस्ट। तो इसमें ये ऐसे ऑप्शंस आपको दे देगा, तो ये क्या होगा, या तो वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसे 2 मिनट पॉज करके आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा था, तो दूसरा पॉइंट मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, चलिए मैं दूसरा पॉइंट भी यहां पे लिख देता हूं। इस वाले लाइन को अभी मैं मिटा नहीं रहा हूं। ठीक है, वर्टेक्स मोशन में अभी हम फ्री वर्टेक्स मोशन को डील कर रहे हैं। ठीक है, सो पहला पॉइंट मेरा क्या था, पहला पॉइंट था मेरा कि इन फ्री वर्टेक्स मोशन ऑफ द फ्लूइड फ्लो द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फ्लूइड मास इज कंजर्व्ड। तो और दूसरा मैंने यहां पे क्या किया, दूसरा मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ फ्री वर्टेक्स फ्लो is inversely proportional to radius। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने लिखा कि फ्री वर्टेक्स फ्लो में जो वेलोसिटी प्रोफाइल हमारी बनती है, ठीक है, जो वेलोसिटी प्रोफाइल हमारी बनती है वो उसके एंगुलर जो पाथ होता है उसके रेडियस से, ठीक है, उसके रेडियस से क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यार ये कैसे पॉसिबल है, देखो अभी मैंने यहां पर आप लोगों को बताया था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कि v इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो अगर v इंटू आर आपका कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू सी बाय आर मैं लिख सकता हूं, और अगर v इज इक्वल टू सी बाय आर तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, जब मैं इनवर्स साइन को हटाता हूं और वहां पे इक्वालिटी साइन को लगाता हूं तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहां पर एक कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को जब मैं हटाऊंगा तो यहां पे क्या होगा, इनवर्सली साइन आएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आएगा। तो यहां पर क्या होता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, या फिर आप लिख सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और इसी को मैंने क्या लिखा है यहां पे, स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होता है जो इससे पूछा जाता है, ठीक है, द सेंटर पॉइंट of the free vertex flow is known as singular point। ठीक है, जो फ्री वर्टेक्स फ्लो होता है आपका, फ्री वर्टेक्स फ्लो का जो मिड सेक्शन, जो मिड पॉइंट होता है आपका, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, इस नाम को आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या होता है इसमें, चौथा पॉइंट ये होता है जो कि अभी तो आपको शायद समझ में ना आए बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि बर्नौलीज इक्वेशन is applicable in free वर्टेक्स फ्लो। एक्चुअली अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी पढ़ाया है यहां पर कॉन्सेप्ट, ठीक है, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना यही है फ्रेंड्स कि फ्री वर्टेक्स फ्लो में भी हम बर्नौलीज इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको बर्नौली इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप इस स्टेटमेंट की वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन के लिए ये जरूरी होता है कि फ्लूइड में कोई भी इरोटेशनल फ्लो ना हो, लेकिन यहां पे तो रोटेशनल फ्लो, मतलब फ्लूइड में क्या होना चाहिए, इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे कुछ रोटेशन हो रहा है फ्लूइड पार्टिकल्स का, लेकिन यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन को लगा रहे हैं। तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपको बर्नौली इक्वेशन के बारे में पता नहीं है तो फ्लूइड डायनेमिक्स में मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बर्नौलीज इक्वेशन फ्री वर्टेक्स फ्लो में यूज किया जा सकता है। तो कभी अगर स्टेटमेंट आपको एसएससी जेईई में क्वेश्चन, आपको पता है बहुत सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अगर कहीं पे आपको दे दिया जाए कि भाई बर्नौली इक्वेशन फ्री वर्टेक्स फ्लो में हम यूज नहीं कर सकते, तो वो एक गलत स्टेटमेंट होगा।
हम बर्नौलीज इक्वेशन को यूज कर सकते हैं फ्री वर्टेक्स फ्लो के केस में। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फिफ्थ एंड वेरी कॉमन जो हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, फ्री वर्टेक्स फ्लो का एग्जाम्पल क्या होता है? ठीक है, फ्री वर्टेक्स फ्लो का सबसे कॉमन एग्जांपल है जो घर में आप रोज करते हैं। जब आप सुबह मुंह धोते हैं तो आप लोग अपने वॉश बेसिन में मुंह धोते हैं। ठीक है, तो जब आप टैप का पानी ऑन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो वाटर होता है वो वर्ल होता है, घूमता है और वो क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो वॉश बेसिन इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, वॉश बेसिन। दूसरा क्या है? ठीक है, वर्लिंग ऑफ फ्लूइड इन, वर्लिंग ऑफ फ्लूइड इन रिवर्स। ठीक है, सी, ओशियन, जो भी आपका फ्लूइड वर्ल होता है, ठीक है, रिवर में होता है, सी में होता है, ओशियन में होता है, वो सारे के सारे एग्जांपल्स किसके होते हैं? फ्री वॉर्टेक्स मोशन के एग्जांपल होते हैं। तो ये 5 पॉइंट आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आप लोगों का कि मास का जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम वो क्या होता है, कंजर्व होता है। वेलोसिटी प्रोफाइल जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके रेडियस के। तीसरा पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होता है फ्री वर्टेक्स मोशन को, उसको हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। बर्नौली इक्वेशन इसमें यूज हो सकता है। और पांचवा इसका क्या है, एग्जाम्पल, जो कि शायद पूछ लिया जाए तो वहां से हम बता सकते हैं कि कोई एग्जांपल फ्री वर्टेक्स मोशन का है या फोर्स्ड वर्टेक्स मोशन का है। तो ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम जो सेकंड कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट पर जो कि बहुत अच्छा है वो है फोर्स्ड वर्टेक्स मोशन। चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं पूरा फ्रेंड्स। आप लोग चाहें तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो यहां पर हम दूसरा करते हैं। अब यहां पे फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। ठीक है, ओके, फ्री वर्टेक्स फ्लो में जो फ्लूइड था वो ऑटोमेटिकली वर्ल हो रहा था। ठीक है, और वहां पर जो फ्लूइड का मास था उसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम था वो कंजर्व हो रहा था। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर हम लोग जो फ्लूइड होता है वो अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में है या किसी टैंक के अंदर है, तो वहां पर हम उसको क्या करते हैं, एक एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। और उस एंगुलर वेलोसिटी के प्रोवाइड करने की वजह से वहां पर जो फ्लूइड है उसमें एक एंगुलर मोशन आता है और वहां पर भी क्या बनता है, फिर उसका फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो बनता है। चलिए मैं इसको डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर मैं एक कंटेनर रख रहा हूं, मान लीजिए ये कंटेनर है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है। ठीक, यहां पर हमारे पास एक फ्लूइड है। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक फ्लूइड है। फ्लूइड का जो इनिशियल जो हाइट है, जो यहां पर जो हाइट है, ठीक है, अभी ये स्टैटिक कंडीशन में है, मैं मान लेता हूं उसको z, या आप इसको इजी कैलकुलेशन के लिए इसको क्या मान सकते हैं, h मान सकते हैं। ठीक है, ओके, यहां पर आप इसको क्या मान सकते हैं, h। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर इसके सेंट्रोइडल एक्सिस से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसको एक एंगुलर वेलोसिटी दे रहा हूं। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी हम उसको दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने ग्लास में पानी रखा और आप उसको क्या कर रहे हैं, ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, ऑलमोस्ट वहां पे क्या होता है, ऐसे एंगुलर मोशन, फ्लूइड में एंगुलर मोशन आने लग जाता है। ठीक है, नाउ जैसे ही मैंने इसको यहां पर एक एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड की, अब यहां पर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए। कंटेनर, ये मेरा कंटेनर था, ये मेरा कंटेनर। अब यहां पर क्या होगा कि जो ये फ्लूइड होगा वो कैसा होगा, एक पैराबोलिक शेप जैसा बना देगा, ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया, मैंने इस सेंट्रोइडल एक्सिस से मैं इसको रोटेट कर रहा था, ये लीजिए, मैं यहां पर इसको इस ओमेगा देकर ऐसे रोटेट कर रहा था, तो यहां पर क्या होगा, ये जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है ये कुछ पैराबॉइड शेप जैसा बना देता है वहां पे। ठीक है, और अब जो यहां पर जो वाटर सरफेस का लेवल है वो चेंज हो चुका है, वाटर सरफेस का लेवल है वो चेंज हो चुका है। चलिए वाटर सरफेस का लेवल कैसे चेंज हो गया है मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं। ये वाला जो आपका हाइट हो जाता है वो कहला जाता है एच मैक्सिमम। ठीक है, और यहां पर जो ये वाला हाइट है आपका, ये आपका क्या कहला जाता है, एच मिनिमम। ठीक है, जो इनिशियल हाइट थी वो कितनी थी, एच। ओके, नाउ यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टैटिक्स में
स्टैटिक्स में बहुत ध्यान से, मैं आप जो समझाने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स में क्या होता है, जो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम पास्कल लॉ पढ़ते थे, ठीक है, पास्कल लॉ में यहां पर जो आइसोबारिक सरफेस होता था, आइसोबारिक सरफेस का मतलब ये होता है एक ऐसा सरफेस जहां पर प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर सेम हो। तो यहां पर जो आइसोबारिक सरफेस होता था, यहां पर ध्यान से देखिए, तो फ्लूइड का जो ये फ्री सरफेस था, ये जो इसका फ्री सरफेस था, ये इसका आइसोबारिक सरफेस था, ठीक है, ये इसका आइसोबारिक सरफेस था, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, अब जब मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से ये वाला जो सरफेस है फ्लूइड का, जो पैराबोलिक शेप में अब आ चुका है, ये मेरा आइसोबारिक सरफेस हो जाता है। ये मेरा क्या बन जाता है, आइसोबारिक सरफेस। तो अगर यहां पर मान लीजिए कि मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, पॉइंट नंबर 1, और इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता हूं पॉइंट नंबर 2, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो h हाइट है, यहां पर जो h हाइट है फॉर रिस्पेक्टिव टू 1 फ्री सरफेस से और 2 की फ्री सरफेस से, वो बराबर है। इसलिए पास्कल लॉ से मैं कह सकता था कि पॉइंट 1 पे जितना प्रेशर होगा वही पॉइंट 2 पर भी प्रेशर होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूं पॉइंट नंबर 1 ये और पॉइंट नंबर 2 यहां पर, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो बराबर नहीं होगा। तो इन सेकंड फिगर में इसको ऐसा कर देता हूं कि इसको मैं लिख देता हूं फिगर 1, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं फिगर 2। तो फिगर 2 के लिए ध्यान रखिएगा, फिगर 2 के लिए जो प्रेशर 1 प्रेशर 2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो इसका आइसोबारिक सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो एक पैराबोलिक शेप में आ चुका है। अब ये सरफेस आइसोबारिक सरफेस क्यों हो गया, क्योंकि देखिए मैं मान के चल रहा था कि ये किसी कंटेनर पे है, ये जो फ्लूइड है, चाहे जो भी फ्लूइड हो, इसकी डेंसिटी कुछ भी हो, लेकिन यहां पर इसका जो फ्री सरफेस है वो किसके साथ कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, और ये कंटेनर के अंदर है। तो एटमॉस्फेयर के साथ अगर ये कांटेक्ट में है तो थ्रू आउट द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड यहां पर जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1.013 बार के बराबर होगी। सो यहां पर भी इसका जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है, यहां पर जितनी भी फ्री सरफेस, चाहे वो पैराबोलिक शेप में क्यों ना हो, यहां पर भी जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। वो रिलेशन क्या है, देखिए आपका जो Z मैक्स माइनस Z मिनिमम, अब यहां पर आपको क्वेश्चन में कभी क्या करता है, Z मैक्स या Z मिनिमम का आपको क्या करता है, वैल्यू निकालने को बोलता है। तो यहां पर आपके पास दो रिलेशन है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, Z मैक्स माइनस Z मिनिमम, इसकी वैल्यू होती है R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2G। ये रिलेशन को आप लिख लेंगे, Z मैक्स और Z मिनिमम का जो रिलेशन होता है, तो एक रिलेशन आपका ये आ गया। पहला रिलेशन क्या आ गया, Z मैक्स माइनस Z मिनिमम इज इक्वल टू R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2G, जहां पर ये जो R होता है वो होता है रेडियस ऑफ द कंटेनर, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, सिलिंड्रिकल कंटेनर। यहां पे ये जो कंटेनर है ये मेरा क्या है, सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। ये सब आप जो रिलेशन जो भी मैं पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर कोई भी स्पिलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। स्पिलिंग मतलब देखिए, अगर आप बहुत तेजी से कंटेनर को घुमाएंगे, उसमें एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वहां पे जो फ्लूइड होता है हो सकता है कि वो कंटेनर से बाहर फेंका जाए, ठीक है। तो ये जो स्पिलिंग का केस होता है वो जनरली गेट ईएसई में पूछा जाता है। जो एसएससी जेईई और एई में हम पढ़ते हैं वहां पर स्पिलिंग का केस को हम डील नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं नो स्पिलिंग के केस को डील कर रहा हूं, नो स्पिलिंग, ठीक है, नो स्पिलिंग ऑफ फ्लूइड, ठीक है, अगर मैं नो स्पिलिंग ऑफ फ्लूइड को डील कर रहा हूं, जो छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम होगा उसमें स्पिलिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे, नो स्पिलिंग के ही आएंगे। तो नो स्पिलिंग के केस में यहां पर क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला होगा वो कैसा हो जाएगा, Z मैक्स माइनस, सॉरी ये H है ना, यहां पर मैंने H मैक्स लिखा है यहां पर मैं इसको ठीक कर दीजिए, Z की जगह H कर दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे H कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा H मैक्स, ये हो जाएगा H मिनिमम, ये हो जाएगा H मैक्स माइनस H इज इक्वल टू H माइनस H मिनिमम, ठीक है। पहला रिलेशन ये हो गया और ये हो गया आपका दूसरा रिलेशन आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये दो रिलेशन की मदद से
आप क्या कर सकते हैं, इस दो रिलेशन की मदद से आप एच मैक्स और एच मिनिमम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पे बताया कि जो फोर्स्ड जो वर्टेक्स फ्लो होता है उसमें हम क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं फ्लूइड को, जिसकी वजह से ये घूमता है। और ये जब घूमता है फ्रेंड्स, तो यहां पर जो इसका जो आइसोबारिक सरफेस होता है वो हॉरिजॉन्टल ना होके पैराबोलिक शेप हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ये जो शेप होता है ये पैराबोलिक होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि दिस शेप इज पैराबोलिक, पैराबोलिक फ्री सरफेस। ठीक है, पैराबोलिक फ्री सरफेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पैराबोलिक फ्री सरफेस हो गया। यही फ्री सरफेस जो है ये आपका आइसोबारिक सरफेस हो जाता है। तो यहां पर जो पास्कल लॉ है ये सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर नहीं होगा, यहां पर जो पॉइंट 1 पर प्रेशर है वो 2 के प्रेशर से अलग होगा। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज मैं बता सकता हूं कि मान लीजिए इस पॉइंट 2 के लिए, इस पॉइंट मान लीजिए कि पॉइंट 2 यहां पर लाई कर रहा है और यहां पर इस पर्टिकुलर z मैंने लिया है, कुछ हाइट लिया है मैंने z। ठीक है, यहां पर कुछ हाइट मैंने लिया, या फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, स्मॉल h कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है आप लोगों को वो इन टर्म्स ऑफ हाइट h करके पढ़ा है, तो कंफ्यूजन ना हो। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो हाइट है वो है स्मॉल h। ठीक है, और यहां से जो लेकर यहां तक देखिए, ये जो पॉइंट है आपका, देखो ये इस पॉइंट से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं z या फिर स्मॉल h इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर कहां के लिए, कहां के लिए, ये h2, ये जो पॉइंट है ये h फॉर पॉइंट 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं h2। ठीक है, और अगर मैं पॉइंट 2 पर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहता हूं, जो गॉज प्रेशर होगा तो कितना होगा, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर एट पॉइंट 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रो जी एच एट 2, तो ये क्या हो जाएगा, रो जी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये जी से कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय। ठीक है, तो ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है, तो ये भी आपको क्या है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारे रिलेशन को आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर पूछे जाएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन में बताया था मेटासेंट्रिक का। देखिए, मेटासेंट्रिक का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जाके आप जरूर देखिए। ठीक है, अगर इन सारे कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन पे लिखकर मुझे इसका आंसर बताएंगे। ओके, चलिए, तो मैंने आपसे पूछा था टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछा था। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर आप लोगों ने सही लिखा है तो चेक कर लेंगे, मैं उसको लिख देता हूं। चलिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। टाइम पीरियड जो होता है, ठीक है, जो ऑसिलेशन होती है आपकी फ्लोटिंग बॉडीज के लिए, तो जो ट्रांसवर्स ऑसिलेशन होता है उसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2 पाई अंडर रूट के जी स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी एम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जहां पर टी क्या होता है, टाइम पीरियड इन सेकेंड, टी आपका हो गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इन सेकेंड्स। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, केजी, केजी क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, क्या होता है केजी, रेडियस ऑफ गायरेशन। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जीएम जो होता है, ठीक है, जीएम क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ये होता है मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जितना ज्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जितना ज्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि टाइम पीरियड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट जीएम के। तो जीएम की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहते हैं तो वहां पर हम चाहेंगे कि मेटासेंट्रिक हाइट हमारी ज्यादा हो, ताकि कोई भी डिस्टरबेंस की वजह से जो ऑसिलेट हो बॉडी वो क्या हो, कम। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी और डाउट है तो
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, देखिए हाफ एन आवर में इतना सारा चीज तो आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। हमारा पूरा टारगेट रहता है कि हाफ एन आवर में हम एक टॉपिक खत्म कर दें जो एसएससी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट हो, और मैं सारे टॉपिक्स को, हाइड्रोलिक्स के सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को एक और अच्छा टॉपिक लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।